नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनू सूद। वो बहुत ही काबिल एक्टर ही नहीं, बहुत ही उम्दा इंसान भी हैं। उनका दिल जो है वो सोने का है। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन इन्होंने जितनी मदद लोगों की है जब से ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ पिछले साल से लेकर अब तक, वो काबिल तारीफ है। और जितना उसको सराहें उतना कम है। और आज भी सोनू सूद एकदम आगे निकल कर लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। मैं आशा करता हूँ कि आप कुशल हैं और एकदम फिट है यार, एकदम ठीक है। और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी इशू का बहुत बड़ी समस्या थी। प्रवासी जो मजदूर थे जो अपने अपने गांव लौटना चाहते थे, वो आपको मदद की गुहार लगा रहे थे और आपने बाहर निकलकर उनकी मदद की। इस बार आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं मैं जानता हूं, तो ज़रा विस्तार से बताइए। आनंद, इस पर हमने देखा है कि पूरे देश में तीन चीज़ों की बड़ी मुश्किल हुई है। एक ऑक्सीजन की, दूसरी बेड्स की, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं लोगों को मिल पा रहे, और फिर दवाइयों की बहुत तकलीफ हुई लोगों को। और जब हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया सब लोगों को कि उनको बेड्स मिल सकें, दवाइयाँ मिल सकें या फिर ऑक्सीजन मिल सके, तो महसूस हुआ कि इतने लोगों को ज़रूरत है और उसके जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम है। फिर देश भर में हमने जुड़ना शुरू किया और जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें मिल सकती हैं उनको आम जनता के साथ जोड़ना शुरू किया। और दिन से रात हमारा वही उनका वही काम रहता है कि सारा दिन लगे रहते हैं। लोगों की मैसेजेस आते हैं और देश भर के छोटे छोटे ज़िलों से लेके बड़े बड़े गांव और सिटीज़ के अंदर हम लोगों को उनको बेड्स, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचा रहे हैं। और हर हर रोज़ एक नया चैलेंज है, बट जीत ज़रूर हो रही है। बहुत बढ़िया। पर थोड़ा बताइए कैसे करते हैं आप? कैसे आपकी फाउंडेशन है, आपकी टीम है, आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? सब सोशल मीडिया से होता है या लोग आपसे किसी हेल्पलाइन से जुड़ते हैं? हेल्पलाइंस भी है। जैसे आज बैंगलोर के अंदर बहुत तकलीफ थी ऑक्सीजन की, तो एक हेल्पलाइन हमने जारी की कि किसी को भी बहुत इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा तो हम लोग पहुंचा सकते हैं। कल रात को बैंगलोर के अंदर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हादसा बचा जब वहां पर गैस खत्म हो गया था और रात को हमें कॉल आया, तो करीबन 30 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बचाए और उसमें 28 से 30 लोग भी थे, उनकी जान बचा पाए। ऐसे ही 4 दिन पहले फिर बैंगलोर में ऐसा किस्सा हुआ। तो हर रोज़ एक चैलेंज रहता है, टीम हर रोज़ बढ़ रही है, क्योंकि हम जब किसकी मदद करते हैं तो वो भी एक तरह टीम का हिस्सा बन जाता है उसका। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए। आनंद, इस दौरान हमने बड़ी बचाने की कोशिश की, उन्हें बेड्स भी जी। दिलाए, प्लाज्मा हो, कुछ भी हो, हमने उन्हें उन्हें दिलाया, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद हम उन्हें बचा नहीं सके। लेकिन वो लोग, उनके परिवार वाले टूटे तो हैं ही हैं, लेकिन वो साथ में टीम के साथ जुड़े कि हम अपने फैमिली मेंबर को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम आपके साथ जुड़कर और लोगों को बचाएँगे। और आज वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। आप देश के किसी भी कोने में बात कीजिए, आज वहाँ पर हमारे लोग हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद अपने परिजनों को खोया है। तो टीम जो है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन हाँ, चैलेंज हम लोगों को रोज़ होता है। दुःख इस बात का कई बार होता है कि जब आप बहुत घंटों किसी मरीज़ के लिए एक बेड दिलाने की कोशिश करते हैं और फिर सुबह पता चलता है कि आप उसे नहीं बचा पाए, तो वो एक बड़ा दुःख होता है। हमने देखा कि बहुत यंग जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें गँवाई हैं। बहुत सारे किस्से मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अभी आपको जॉइन करने से पहले देख रहा था, तो मैक्सिमम जो एज ग्रुप है 22, 24, 30 की एज ग्रुप है जो इस समय अपनी ज़िंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे हैं। तो बड़ा दुःख होता है और लगता है कि कैसे भी इन्हें बचाना ज़रूरी है। तो कोशिश जारी है, टीम को सोने नहीं देता हूँ मैं, दिन-रात लगा रहता हूँ कि कोई भी इमरजेंसी आती है, और रात को ज़्यादा इमरजेंसीज़ आती हैं क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं रहते। दिन में तो कहीं आप भागेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा, पर रात को हमारी टीम 24 घंटे तैयार रहती है कि कोई भी इमरजेंसी आए। सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, और हमें किसी न किसी थ्रू फॉरवर्ड जाते हैं, तो हम लोग उन्हें कहीं न कहीं अपनी हेल्प पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
जी। पिछली बार अगर देखें, अगर 2020 के उस प्रकरण को देखें तो आप लोगों को बसों में बिठाकर उनके लिए इंतजामात कर रहे थे कैसे वो अपने घर लौट सकें। अब की बार क्या फ़र्क है सोनू, आप क्योंकि ग्राउंड पर आप देख रहे हैं सिचुएशन, पिछली बार और इस वेव में क्या आपको सबसे बड़ा फ़र्क लगा? पिछली बार इतने लोग मतलब हमारे सड़कों पर तो तकलीफ थी जो प्रवासियों को थी, लेकिन जो आम जनता जो घरों में थी वहाँ पर इतना मोर्टेलिटी का रेट नहीं था, इतने लोग जान नहीं गंवा पा रहे थे। लेकिन जो नया वेरिएंट आया, इसमें आपने सुना होगा, हम सब जानते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो नहीं बचे। और आप आज देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या नहीं बचा, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर्स बहुत तकलीफ़ों में। मैं सारा दिन डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बातें करता हूँ पेशेंट्स को दिलाने के लिए। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह 100-100 किलोमीटर दूर भेजते हैं एम्बुलेंसेस कर कि उन्हें जान बचा सके, क्योंकि दिल्ली में बेड्स नहीं मिल पा रहे। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें समय नहीं मिल रहा लोगों को बचाने का। आज जो एकदम ठीक है या थोड़ा-सा उसको थोड़ी-सी तकलीफ है, वो अगले दिन इतना सीरियस हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि उसको कैसे बचाया जाए। मैंने पहली दफ़ा आनंद सुना था, एक ट्रीटमेंट होती है एक्मो मशीन की, जी। जो लंग्स, आर्टिफिशियल लंग्स की तरह हाँ। करती है और बचाती है पेशेंट को। पहले नहीं मैंने सुना था, लेकिन मैंने खुद 2-3 लोगों को हेल्प किया एक्मो के थ्रू। एक लड़की की जान बचा भी नहीं पाई। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मुझे 10 से 20 केसेस रोज़ सिर्फ एक्मो के आते हैं कि आप इन्हें बचाइए। मतलब आप ये सोचिए कि लंग्स इतने लोगों के खत्म हो रहे हैं कि उन्हें बचने का समय नहीं मिल रहा, और बहुत लिमिटेड मशीन्स है पूरे देश के अंदर। हॉस्पिटल्स की जो एक बार मशीन जो ऑक्यूपाई होती है वो छूटती नहीं है, और लोग इतने डेस्परेट हैं, आप कितना भी पैसा खर्च ना करना चाहें, लेकिन आपको मशीन ही नहीं मिलेगी। और आप सोचिए कि अगर आप उन्हें बचा ना पाए, तो जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो भी क्या सोचते होंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या किया कि आप अपनी जान बचाने के लिए एक चीज़ अवेलेबल नहीं कर पाए। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं कर पाए और लोगों ने जान गंवाई। तो ये बड़ा दुःख हो रहा है कि जी। जो जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है। लेकिन एक और बात है ना सुनो, कि अब की बार जो जिस तरह से संक्रमण फैला है, जिस गति से फैला है, वो पिछली बार के मुकाबले करीब 6 टाइम्स 7 टाइम्स है, और ये जो है ऑटोमेटिकली प्रेशर डालता है। लेकिन जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप मदद कर रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स का रोल है कि आप कहेंगे कि राज्य सरकारें हैं, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी आपको आपकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य देखिए में हो? देखिए, मैं पहुँचने की तो कोशिश हर जगह करता हूँ, और कई बार हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है, वो करते भी हैं। और सरकारें अपने लेवल पर 100% बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, और कर भी रही हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर किसी को, अगर आप किसी एक बड़े ऑफिसर को जो उस चीज़ का इंचार्ज है, अगर आप उसे फ़ोन करके 1-2 बेड दिलाते हैं, हमारे पास तो लगातार एक को बेड दिलाएँ तो 7-8 और 10 आगे होते हैं उसी राज्य के। फिर आप कितनी बार उन्हें फ़ोन करेंगे? तो हमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे नेटवर्क में, कि हॉस्पिटल्स में, हर एक डिपार्टमेंट में ऑक्सीजन के लिए कहाँ-कहाँ पे भी उपलब्धि है, हमें उनसे टच में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी तो हम एक जने पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते। कोई भी एक राज्य कहीं भी देश में हो, तो कम से कम हमारे 8 या 10 ऐसे चैनल्स मैंने बनाए हुए हैं कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा, हमें कहीं न कहीं वो सफलता मिल ही जाएगी। थोड़ा वक़्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वी मेक श्योर कि उसको, उसकी जो चीज़ उसको चाहिए, हम लोग उसको दिला ही पाएँ। जी। सुनो, एक और चीज़ है, आपकी बार हमने देखा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम जानते थे पिछली बार भी लॉकडाउन की वजह से शायद बहुत लोग बच गए, जाने बच गई, क्योंकि हमने सब बंद कर दिया, लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना स्ट्रेस नहीं आया जितना अब की बार आया है। और दूसरी बात, इस बार जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो और ज़्यादा फैल रहा है, वायरुलेंट है। तो कहीं क्या आप अपने फाउंडेशन के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं? कोविड बेड्स, क्वारंटीन सेंटर्स, ऐसे कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में? बिल्कुल आनंद, इस समय हमारा जो फ़ोकस है वो बड़े मेट्रोज़ में तो है ही है, लेकिन रूरल एरियाज़ में भी है। अभी जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वैक्सीन लगवाना बड़ा ज़रूरी हो, तो हम देखा है, हम लोगों ने साथ में भी वो ड्राइव किया। लेकिन उसके अलावा उनको दवाइयाँ, अगर कोई बीमार हो जाता है, उससे सँभलता ही नहीं है। बाय द टाइम वो पता चलता है, आप उसको गाँव से हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा पाते, और रास्ते में जो मरीज़ है वो दम तोड़ देता है। तो रूरल जो एरियाज़ हैं, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग पहुँच रहे हैं सब लोगों तक, पहुँचे भी हैं बहुत लोगों तक। बट जैसे आपने बोला कि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं ऑक्सीजन प्लांट्स लाने की पूरी कोशिश है। इनफैक्ट पहला जो प्लांट है फ्रांस से
अगले 8 से 10 दिन में आ जाएगा। तो ये वो प्लांट्स हैं जो दिल्ली सरकार ने भी लिए हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। और अगर आप सोचिए कि अगर एक प्लांट होगा अस्पताल में लगा हुआ, ना सिर्फ वो हॉस्पिटल बेड्स को परमानेंट ऑक्सीजन सप्लाई दे पाएगा, तो आपको कहीं बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो रोज़ फिलिंग करनी पड़ती है सिलेंडर्स में, और कई बार नहीं मिलता। और अभी हम देख भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, तो प्लांट्स नहीं होने के कारण जी। मजबूरियां हैं लोगों को, और साथ में वो ऑक्सीजन सिलेंडर फिल भी कर पाएगा। इनफैक्ट जो पहला प्लांट है वो अभी लगेगा। और उसके अलावा जो अलग स्टेट्स हैं, जैसे आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, नॉर्थ में हमारे बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर कोशिश है कि लेकर आएँ। और अगर सब सही रहा है तो आप देखेंगे 3 से 4 महीने में इन सब जगह पर हो। और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये है कि जब ऑक्सीजन प्लांट की बात किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने हमें मुझे फ़ोन किया कि यार हम भी ये करना चाहते हैं, कि आप बताएं कैसे जुड़े। बड़े-बड़े लोग हैं अपने जो शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, वो लोग भी करना चाहते हैं। तो एक बहुत कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स बिल्ड कर पाएंगे। सरकार को तो करना ही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल का 6 से 7-8 गुना जीडीपी पे और हमें खर्चा करना पड़ेगा उस लेवल का अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि हमें इतनी तकलीफ आई है। पर मुझे लगता है हर इंडिविजुअल जो भी इस लायक है, सक्षम है, वो मदद पहुंचाने में, अपने जिले में, राज्य में, गांव में, कहीं पर भी उसे वो करना ही पड़ेगा। जी, तो ये कैसे कर सकते हैं? आपके साथ, आपकी मुहिम, आपके फाउंडेशन के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, फाइनेंशियल मदद ही सही, तो वो कैसे कर सकते हैं? आनंद, सूद चैरिटी फाउंडेशन है। बहुत लोग हमसे गाइडेंस भी लेते हैं कि हम करना चाहते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सूद चैरिटी फाउंडेशन के थ्रू ही करें। आप अपने ज़रिए खुद कर सकते हैं। आप गांव में सरपंचों को कैसे भी कर सकते हैं। कोई भी रास्ता चुनिए, लेकिन मदद ज़रूर करिए, क्योंकि ये वो समय है कि हमारा परीक्षा चल रही है, इंसानियत की परीक्षा है, हमें आगे आना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने गांव में कुछ ऑक्सीजन का प्रबंध करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा कि कहां से आपको कैसे मिल सकता है, ताकि एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके राज्य में बन पाए। तो मैं कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि आने वाले 10-15 दिनों में हम लोग पूरे देश के अंदर हर जगह पर वैसी सुविधा लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और लोग इंस्पायर होकर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार अपना काम कर पाए। पिछली बार आप सड़कों पर निकल गए थे, लेकिन कोविड ने आपको नहीं छुआ। अब की बार आपको भी कोविड ने पकड़ लिया, पर कैसे आप उससे फाइट किया आपने? आपके ज़रा शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ कि आपकी जो मानसिक जो स्थिति थी वो कैसी थी, आपने कैसे उसको रिएक्ट किया और क्या एटीट्यूड लेकर आपने उसको फाइट किया, क्योंकि आप 10-15 दिन में आप रिकवर भी कर गए। जल्दी रिकवर किया आनंद। मैं इनफैक्ट 6 दिन के अंदर 5वें दिन मेरा नेगेटिव आ गया था। मुझे ऐसा लगता है, मुझे उतनी पता नहीं, हाँ। पर मैंने वैक्सीन खुद लगाया था। हम लोगों ने साथ में संजीवनी एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की हुई है, जो देश भर में वैक्सीन लगवाने के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए है। तो मुझे लगता है कि शायद वैक्सीन ने असर किया। मैंने एक डोज लिया था, जल्दी मैं रिकवर कर पाया। लेकिन जब कोविड हुआ मुझे, तो मैंने सबसे पहले एक लाइन बोली थी कि कोविड की ऐसी की तैसी। मुझे वो अपना जो मोरल है उसको डाउन नहीं करना है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर किसी को हो जाए कोविड, वो इतना घबरा जाता है कि उसको लगता है कि यार क्या हो गया, और उस घबराहट के अंदर जो पैनिक करते हैं लोग, उनकी तबीयत और ख़राब होती है। तो खुश रहना है, लेकिन बहुत तैयार रहना ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे, तो तुरंत सीटी स्कैन्स करवाएं, देखें कि आपके लंग्स पे तो असर नहीं हो रहा। आजकल नई नई चीज़ें, ब्लैक फंगस, ये सब हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट्स आने के कारण और नई तकलीफ़ें हैं। तो उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके आसपास कोई अड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ है, उसको प्रॉपर चेकअप कराएं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और जब मैं पॉजिटिव हुआ था, तो मैंने तो अपने आप को आइसोलेट कर ही लिया था एक रूम के अंदर, और मैं परमानेंट फ़ोन पे था, 24 घंटे फ़ोन पे था, क्योंकि समय था, बाहर किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो और ज़्यादा काम किया और ज़्यादा लोगों से जुड़ा। और मुझे लगता है कि जो अभी मैंने मुहिम शुरू की है, ऑक्सीजन की बात करें, आप दवाइयों की बात करें, कुछ वो उस समय मैक्सिमम नेटवर्क में बना पाया कि और जब वेव पीक पे हिट की, तो हम बहुत लोगों तक मदद पहुंचा पाए। जी, एक और बात है, आप लोगों से क्या कहेंगे, कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रख पाते हैं? मैं जानता हूं हर रोज़ आप लोगों से मिलते होंगे, कई लोगों की आपने मदद की, और आपने कहा कि कुछ लोगों की आपने मदद तो की, लेकिन वो ये जंग हार गए। बहुत निराश कर देता है, और कहीं ना कहीं ये हताशा जब हमारे अंदर आ जाती है तो फिर हम हारने लगते हैं।
जब तक हम अपने अंदर एक साहस बना के रखें तब तक हम इससे जूझ सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। और जैसा आपने कहा ना, कोविड की ऐसी की तैसी, जब मुझे पिछले साल नवंबर में ये कोविड हुआ था तब मेरा भी यही एटीट्यूड था कि इसकी ऐसी की तैसी, इसको 2 दिन में मैं हरा के रहूँगा। पर उस फ्रेम ऑफ माइंड को बना के रखना आसान नहीं होता सुनो। तो ज़रा आप दर्शकों को बताएंगे कैसे वो कर सकते हैं, इसे क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें पता है कि हम मुश्किल हालातों में रह रहे हैं, और ख़ासकर जब हम अपने आसपास इतनी खबरें सुनते हैं कि इतने यंग लोग जा रहे हैं, बचे नहीं, तो हमारा दिल कहीं और टूटता है। अब सोचिए, जो अस्पतालों में मैं बहुत मतलब कई हज़ारों पेशेंट्स के साथ टच में रहता हूँ, और उनके परिवार वाले बोलते हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे, या उनको तकलीफ़ें हैं और उनका कोई ध्यान नहीं दे पा रहा अस्पताल में। आप देखिए, तो मैं फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर्स जाते हैं उनके पास, तो उनको एक अच्छा लगता है कि यार हम सही हैं। पर जो आज अस्पताल में है, देखिए, हम अलग उस समय में रह रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए अस्पताल में, तो आपको पता है कि आपके परिवार वालों को भी आपको देखने को नहीं मिला जाएगा। मैं एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल का एक बेड ढूँढ रहा था, दिल्ली के अंदर मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक बेड ढूँढा, और मैं जब फ़ोन करने वाला था, तो अचानक एक मैसेज आया मेरी फ़ोन पर, और उन्होंने बोला कि एक बड़ा आईसीयू बेड है, प्लीज़ आप बता दीजिए। पता नहीं, रैंडम फ़ोन था। मैंने तुरंत उनको वापस फ़ोन किया। मैंने बोला कि एक बेड है, शायद आपकी किस्मत अच्छी है, और मैंने अभी बेड ढूँढा और आपका मैसेज आया, शायद आप ही के लिए था, चलिए। वो जो हस्बैंड था, वो हॉस्पिटल जाने को रेडी नहीं था। वो उसने बोला कि अगर मैं मरूँगा तो घर पे ही मरूँगा, मैं अस्पताल में जाके नहीं मरूँगा, मुझे नहीं जाना। तो उसकी जो वाइफ़ है, रो रही थी ज़ोर से, उसकी बेटी रो रही थी। मैंने बोला कि आप मेरी बात करवाएँ। मैंने उनसे बात की। मैंने बोला कि सर, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप ठीक होके वापस आएँगे, आप अस्पताल जाइए। तो वो इतना घबराया हुआ था कि कह रहा, सर अगर मैं चले गया तो ना मैं अपने परिवार के साथ को दोबारा मिल पाऊँगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वाले वापस देख भी नहीं पाएँगे। तो मैं समय इधर ही बिताना चाहता हूँ। आप ये सोचिए कि जी। मेंटली लोग इतने टूट चुके हैं कि उन्हें लगता है कि यार मैं घर पे ही रहूँ और हो जाऊँ, और उसमें बहुत लोगों की तबीयत खराब भी होती है। तो मैं जितने दर्शक हैं उनसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अपने जो मनोबल है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपका अंदर से ही जो रिकवर होना शुरू होए कि भैया ठीक हूँ। लेकिन साथ-साथ टेस्ट करवाते रहें, ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहें, सीटी स्कैन्स करवाएँ, और जो-जो चीज़ें हैं उसको बताते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो परिवार में बताएँ, परिवार वाले डॉक्टर्स को बताएँ, जहाँ पर भी आपके मैंने खुद फ्री हेल्पलाइन शुरू की हुई है, जहाँ पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्टिंग चाहिए तो टेस्टिंग हम कर देंगे, आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए, कुछ पूछना है, आपको तकलीफ़ है, तो वो भी हम आपको आंसर करेंगे कि आपको अभी डॉक्टर्स की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन ये समय मनोबल स्ट्रॉन्ग के साथ-साथ थोड़ा-सा सतर्क रहने का भी है कि आप थोड़ा-सा एक्टिव रहें और कोरोना को जीतने ना दें। ये समय कट ही जाएगा, लेकिन अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं एक और बात है कि प्रोटोकॉल जो है ना, कंप्लायंस, लोग थोड़ा जी। ढीला हो गए ना जब सब कुछ खुलने लगा जनवरी में। क्या आपको कहीं लगता है कि ये इसको बहुत सख्ती से फॉलो करना ज़रूरी है? मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि कोविड से निपटने का आपको क्या लगता है रामबाण क्या है? वैक्सीन की तो आपने बात की, लेकिन उसके साथ साथ मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं सोनू। देखिए, हमने खुद देखा है, शायद कहीं हम लोग भी शायद ढीले हो गए होंगे जब सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो सेकंड वेव है एक बहुत बड़ा पाठ सिखा के जा रही है। ये वो लोग, हमारे हज़ारों की गिनती में लोग चले गए, ये लोग डिज़र्व नहीं करते थे जाना। उनकी ज़िंदगी और तय थी कि और ज़िंदगी बिताएँ। माँ-बाप अपने बच्चों को छोड़कर चले गए, बच्चे माँ-बाप को छोड़कर चले गए। ये बहुत मुश्किल घड़ी थी। लेकिन इस घड़ी से हमने ये सीखा कि इसको आसानी से हमें इग्नोर नहीं करना। हमें पूरा ध्यान रखना है, जब ये सेकंड वेव भी डाउन जाएगा, जी। उसके बाद भी मास्क पहनना है, सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। हमने देखा कि देश भर में जो कुछ हो रहा था, हम भूल चुके थे कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, और उसका हम फल भी भुगत रहे हैं। तो आई थिंक ये लेसन हमने सीखा है, लेकिन जी। बहुत महँगा पाठ सीखा है हमने। इतनी लोगों की जानें गँवा के शायद हम लोग उनको बचा सकते थे, लेकिन और ना गँवाई जाए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जिस तरह शर्ट पहने बिना आप बाहर नहीं जाते घर से, उस तरह मास्क पहने बिना मत जाएँ। उसको अपनी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बना जी। पाएँगे, तो ही ज़िंदगी लंबी हो पाएगी। बहुत सही कहा आपने सोनू सूद। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और भी लोगों की ऐसे ही मदद करें। आज ईद का त्यौहार है, तो ईद मुबारक आपको। आज अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, तो आपको सबकी बधाइयाँ। और मैं यही कहूँगा कि भगवान सबके लिए शुभ करे, मंगल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आनंद। गॉड ब्लेस।